हेलो एवरीवन। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया है अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इनका जन्म हुआ था अल्जीरिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें देरिदा के बारे में, तो देरिदा का जन्म है ना, ये अल्जीरिया में सन 1930 ईस्वी में हुआ था और ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। आपसे काल पूछा है। ऑप्शन दिया है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो राम गया यानी कि आपका सामान्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं कि काल कहते किसे हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, किसका समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। और विशेष्य पूछा है। अब बात ये आती है कि विशेष्य होते क्या है। ठीक है, तो देखिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। या सीधी सी बातों में अगर हम कहें तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, यही हमारे विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो राम क्या है? संज्ञा है, तो ये हमारा क्या है? विशेष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि राम बहुत बहादुर है, तो देखिए राम तो आपका विशेष्य हो गया और बहादुर आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ना, उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है बहुत। अब बहुत क्या है? तो बहुत आपका है प्रविशेषण। अब ये बात आती है कि प्रविशेषण क्या होता है। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे आपको अनुच्छेद दिया है, कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। आगे कह रहा है कि देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी, ठीक है, कौन सा? कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। आगे कह रहा है, ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके, ठीक है, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने का सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब कह रहा है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो क्या तकनीकी ने दिया है, रिश्वतखोरी ने दिया है, या जी हजूरी ने, या फिर बेरोजगारी ने। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। किसने? रिश्वतखोरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है कि हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। क्या मध्यम वर्ग के? हाँ बिल्कुल, अभी हमने नीचे अंडर स्क्रॉल किया था। निम्न वर्ग के और सर्वहारा वर्ग, यानी सभी लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है। क्या समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में, या स्वार्थ लिप्सा में? किसमें हो गई है? तो भ्रष्टाचार में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के
लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। आपसे वाच्य पूछा है, ऑप्शन में दिया है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या ये सभी, तो नहीं, इसमें होता है कर्तृवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वहां पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो मूल का अनेकार्थी पूछा है। क्या भूमि होगा, पत्थर, जड़ या फिर जोड़, तो क्या होता है, जड़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मूल के अन्य अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो जड़ होता है, ठीक है, उसके बाद होता है पहला, और होता है वृक्ष की जटा, जो वृक्ष की जटा होती है ना उसे भी कहते हैं, और एक होता है कंद, ठीक है, एक्सेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं, ये मूल के हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। देखिए बी और डी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये दोनों ऐसे गलत हो गया। अब बात आती है ए और सी में, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें इसके शुद्ध वर्तनी की तो आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास यानी सबसे पहले प्रयास इनमें से किसने किया था। क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था, मिश्र बंधु ने किया था या गारदादत्त तासी ने किया था। तो किसने किया था, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में दिया है गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना या गर्दन दबाना। डी वैसे ही गलत है, जान से मार डालना ये भी नहीं होगा, गर्दन पर बैठ जाना ये भी नहीं होगा, पीछा न छोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आपसे पूछा है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, क्या 28 होती हैं, 26 होती हैं, 16 होती हैं कि 24 होती हैं। तो रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम रोला के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। देखिए जो रोला होता है ना वो आपका सममात्रिक छंद होता है। पूछेगा कि रोला क्या है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है, तो रोला जो आपका है ये सममात्रिक छंद है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब यति का मतलब विराम होता है। ठीक है, तो 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय बताना है। अभी हमने कल के क्लास में ऐसे पहले वाले में प्रैक्टिस सेट में बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो आपसे प्रत्यय पूछा है, तो पांडित्य में कौन सा प्रत्यय, क्या यह प्रत्यय है, तय प्रत्यय है, य प्रत्यय है, या प्रत्यय है। ठीक है, तो आपका कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विद्यापति द्वारा रचित, ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है, कितने ग्रंथ किसमें है, अवहट में है। ठीक है, तो कितने हैं, तो आपके 2 हैं, कितने, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन कौन से, देखिए एक है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दोनों ग्रंथ किसमें है, अवहट में है। ठीक है, तो कौन कौन से, एक है कीर्तिलता और एक है कीर्ति पताका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा इनमें से, ठीक है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है कि आज अपनापन कहाँ है, बी ऑप्शन कह रहा है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, सी में कह रहा है यह मेरी निजी पुस्तक है, डी में कह रहा है अपनों से क्या छिपाना। तो देखिए अगर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की, इसमें क्या है ना,
वक्ता या तो लेखक जो खुद के लिए प्रयोग करता है जिस सर्वनाम का, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, यानी खुद के लिए करता है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं स्वयं झाड़ू लगा लूँगा। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हमारे निजवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कह रहा है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। ठीक है, अपने आप की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के विचार से, ठीक है, किससे पूछा है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कौन कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे शब्दों के कितने भेद, तो 3 भेद। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्रिया के साथ क्रिया जोड़कर जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। कह रहा जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, बिल्कुल 100% सही है। ये पूर्वकालिक क्रिया की ही परिभाषा होती है। अब बात आती है कि पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण क्या है, होते हैं, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि राम अभी सोकर जगा है, तो पहले राम ने सोया फिर जगा, मतलब इसमें क्या है, एक काम पहले किया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा काम किया, तो पहले सोया फिर जगा, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यह देख गगन तुझमें लय है, यह देख पवन तुझमें लय है, सॉरी, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल। कह रहा है आगे कि मुझमें लय है संसार, क्या लिखा है, संसार सकल। एक मिनट क्वेश्चन को चेक करने दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। अब पूछा कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, रस पूछा है, क्या रौद्र रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है कि शांत रस है। तो इसमें आपका होगा, ठीक है, इसमें कौन सा होगा, अद्भुत रस होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अद्भुत रस की, तो जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है ना, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा इनमें से, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। ठीक है, किसकी, भारत विभाजन की त्रासदी है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, झूठा सच। ठीक है, तो यशपाल द्वारा रचित झूठा सच स्वतंत्रता पूर्व और प्राप्ति के पश्चात के यथार्थ को चित्रित करने वाला उपन्यास है। ठीक है, अब यह जो उपन्यास है ना झूठा सच, तो यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। कौन सा, वतन और देश का भविष्य। ठीक है, एक कौन सा है, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। पिछले प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, क्या ब्रज भाषा है, गढ़वाली है, कौरवी है कि भोजपुरी है। ठीक है, इसका होगा कौरवी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आकार बहुला, ठीक है, कौन सी बोली होती है, देखिए कौरवी या खड़ी बोली या दक्षिणी और हरियाणवी बोली। ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली, दक्षिणी और हरियाणवी, ये क्या है, आकार बहुला है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा पूछा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, ठीक है, राधा बहुत तुलतुलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी,
अब देखिए खाकर सोऊंगा, पहले खाया फिर सोया, अभी इससे पहले आया था ना पूर्वकालिक क्रिया, तो यही है, मैं खाकर सोऊंगा मतलब मैं पहले खाना खाऊंगा फिर सोऊंगा, तो यहाँ पे तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई और आपसे क्रियार्थक संज्ञा पूछा है तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो यही आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ना, ये हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। किसमें होती है, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन से कवि क्या है, अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्या माघ, कालिदास, वाल्मीकि या भास। ठीक है, कौन है कवि वो, तो वो कालिदास है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, ये किनकी है, कालिदास की। एक बार फिर से, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये किसकी है, कालिदास की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक यानी समास का विलोम पूछा है। तो समास का विलोम क्या, व्यास होता है, संधि होता है, विच्छेद होता है कि विग्रह होता है। ठीक है, तो इसका होता है व्यास। क्या होता है, व्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे, देखिए दिया है संधि, तो संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है, विग्रह होता है। लेकिन हमसे किससे पूछा था, समास का पूछा, तो समास का क्या होता है, व्यास होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तौला या नापा न जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे ही तो हम क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें से कौन सा कारक, अब कारक पूछा है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इनमें ठीक है इनमें कौन सा कारक है, क्या कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर संबोधन कारक है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें आपका संबोधन कारक है। कौन सा है, संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें कारक, तो कारक को हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, परसर्ग के नाम से। अगर हम बात करें कारक और विभक्ति, देखिए कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और इनकी विभक्ति की बात करें तो कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, कर्म की को होती है, करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपदान से अलग के अर्थ में होता है। ठीक है, अलगाव के माने से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संप्रदान इसमें अपदान है। संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अरे गुलाबो संबोधित किया है ना, तो कौन सा होगा, संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली पूछा, क्या कौरवी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा या ये सभी है। कौन सा, तो ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, यानी कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा ये कहाँ की हैं, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक क्या कबीरदास थे, ज्ञानेश्वर थे, एकनाथ थे या फिर देवनाम थे। ठीक है, तो कौन है, तो ज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इनमें से विस्मयादि ठीक है अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विस्मयादि अव्यय का उदाहरण वहाँ, ठीक है, फिर कह रहा है ऑप्शन बी धन्य धन्य, यहाँ वहाँ या जहाँ जहाँ, और हमसे क्या पूछा है, विस्मयादि बोधक अव्यय का। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, तो होगा धन्य धन्य। कौन सा, धन्य धन्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। तो वे शब्द जिसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावनाओं का भाव प्रकट होता है वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे अरे, हाय, ओ, ये क्या है, ये सब हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वियोग के अंतर्गत कितनी मादकताएं मानी गई हैं। ठीक है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं। ठीक है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं, क्या 11 हैं,
8, 10 या फिर 9, तो कितनी है? 10 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? मतलब प वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, ठीक है। क्या मूर्धन्य है, नासिक क्या है, तालु है या फिर ओष्ठ है? तो प फ ब भ म, ये क्या? ये ओष्ठी वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ये क्या है आपका? इसका ओष्ठी मतलब उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगर हम बात करें कंठ की, तो कंठ से आपके क वर्ग के वर्गों का मतलब जो होता है इनका उच्चारण स्थान है, ठीक है। तालु से च वर्ग के आते हैं, मूर्धा से ट वर्ग के, दंत से त वर्ग के और ओष्ठ से प वर्ग के। एक ट्रिक होता है KTM2, ठीक है, KTM2, K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ, ठीक है, KTM2। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज, इसमें पूछा है कौन सा विशेषण है? क्या परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है कि संख्यावाचक है? इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका गुणवाचक है। कौन सा? गुणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं ना, वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो देखिए कमीज की विशेषता कैसी है कि वो सफ़ेद है, और सफ़ेद क्या? एक रंग को बता रहा है, ठीक है। तो अभी हमने बताया गुणवाचक विशेषण में कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा आदि को बताते हुए हमारे गुणवाचक विशेषण है। और कमीज कैसी है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद क्या हमारा हो गया यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? क्या गोविंद मिश्र को मिला था, कैलाश वाजपेयी को मिला था, उदय प्रकाश को या फिर काशीनाथ सिंह जी को मिला था? तो ये उदय प्रकाश को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। किसको मिला था? उदय प्रकाश को मिला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ठीक है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? क्या मोहन राकेश हैं, ज्ञान रंजन है, दूधनाथ सिंह है या फिर राजेंद्र यादव हैं? कौन है? इसमें आपके मोहन राकेश हैं। कौन? मोहन राकेश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें मोहन राकेश की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए अंधेरे बंद कमरे में, ठीक है, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा नए बादल इत्यादि। ये किनकी हैं? मोहन राकेश जी की हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ए में कह रहा है कि मिश्र बंधु तीन हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है। क्या इसमें उप विराम का प्रयोग हुआ है? ठीक है। बी में कह रहा है मिश्र बंधु तीन हैं, जैसे गणेश बिहारी, ठीक है, कॉमा ऐसे दिया है, फिर श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आगे चलते हैं। सी में कह रहा है मिश्र बंधु वही तीन है, बताइए किस में हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया है ना, ठीक है, ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, कामा श्याम बिहारी, कामा सुखदेव बिहारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा इनमें से अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग पूछा है। ऑप्शन ए में दे रहा है कि जब राम आया, ठीक है, श्याम सो रहा था, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सी में कह रहा आलस्य मनुष्य का शत्रु है, ठीक है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें अर्धविराम का ये प्रयोग किया गया, ये आपका अर्धविराम का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है, फिर क्या? अर्धविराम, इससे दूर रहो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, तथा समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसमें क्या, उसे क्या कहा जाता है? अभी कल के ही प्रैक्टिस सेट में बताया था कि उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय का इसमें लोप कर दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 भारत में, ठीक है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या रूप है? क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा है, मातृभाषा है कि राजभाषा है? ठीक है, क्या है हिंदी हमारी? तो हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही जवाब होगा। तो क्या पूछा था कि भारत में संवैधानिक रूप से, ठीक है, हिंदी का क्या स्वरूप है? तो राष्ट्रभाषा नहीं है, विश्व भाषा नहीं है और मातृभाषा नहीं है, हमारी क्या है? राजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है जातुम, ठीक है, जीतमुहा, जीमूत वाहन, वासव, शक्र या पुलोजमा, पुलोमजा, कौन सा इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए एक शब्द, ठीक है, उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? क्या मुकुल कहते हैं, अधखिला कहते हैं, पुष्प कहते हैं कि कमल कहते हैं? ऐसे फूल को हम मुकुल कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे हम मुकुल कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो फूल खिला ना हो, ये तो ठीक है कि जो पूरा खिला ना हो, जो फूल खिला ना हो उसे हम कली कहते हैं। कली मतलब जो फूल खिला ना हो। अच्छा, एक है अधखिला। अधखिला क्या होता है? तो ऐसा फूल जो आधा खिला हो उसको अधखिला कहते हैं। तो जो पूरा खिला ना हो उसे मुकुल कहते हैं, जो फूल खिला ही ना हो उसे कली कहते हैं, और ऐसा फूल जो आधा खिला हो उसको हम अधखिला कहते हैं। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा इनमें से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, मेघ प्रेमघन या फिर सितारे हिंद, कौन है इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन क्या पूछा था? इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। बाकी आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, सितारे हिंद है और प्रेमघन भी हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।